बहनों को सादर प्रणाम। जय हिंद। तो कल आधुनिक भारत के इतिहास को विराम मिला। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि इतिहास कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता रहे। तो आधुनिक इतिहास को पूरा करने के पश्चात बड़ी मांग थी लोगों की कि मैं प्राचीन इतिहास की कहानी सुनाऊं। बड़ी जबरदस्त कहानी है, नायकों से भरी हुई कहानी है और कहानी के बड़े जबरदस्त संदेश हैं। ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट जिन पर शायद आपने कभी विचार नहीं किया। मंदिर की शुरुआत कहां से हुई, मूर्ति पूजा की शुरुआत कहां से हुई, सती प्रथा कैसे आया, भारत के समाज का निर्माण कैसे हुआ। बुलबुल जी दरवाजा बंद कर लीजिए और स्लो करिए। बच्चे हैं वो शोर करते रहते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। खैर, तो हमारी बात ये चल रही थी कि बड़ी प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा ही रोमांचक इतिहास है, बहुत ज्यादा, और बड़ा विस्तृत इतिहास है। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए, जीएस के लिए खासकर एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाने के लिए, सर आरएस शर्मा की अगर एनसीईआरटी आप खत्म कर लेते हैं, आरएस शर्मा की, तो आप समझ लीजिए कि आपका इतना बढ़िया बेस बन जाएगा ना प्राचीन भारत में, बहुत, इंग्लिश हिंदी दोनों। एनसीईआरटियां जो काम कर सकती हैं सिविल सेवा की तैयारी में, वो कोई नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गाय हमारी संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय का बड़ा कीमत है, गाय को बड़ा महत्व है। अब सवाल ये उठा कि क्यों, और पहले किस संप्रदाय ने, किस धर्म ने पहली बार गाय को भगवान का दर्जा दिया। कहते हैं ना कि अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को समझना बहुत जरूरी होता है। कट्टरपंथ नहीं होता उससे, समझते जब आप हैं किसी चीज को। कट्टरपंथ पैदा ही होता है जब आप किसी पद्धति को फॉलो करते हैं और उससे आपको परिणाम नहीं मिलता। उसको आप कट्टरपंथ कहें, उसको आप डिप्रेशन कहें। जैसे हिंदू भाई लोग हैं और 10-15 साल से पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो पुरोहितों के पास एक बड़ा अच्छा बहाना होता है कि तुम्हारे पुराने कर्म हैं। हिंदू पुरोहित इस बात को बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि ये तुम्हारे पुराने कर्म हैं जो तुम्हारा विकास नहीं होने दे रहे हैं। अब उसके सिवा, अब चूंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में मानता है, तो बहुसंख्यक लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा यार पुराना जन्म ही खराब है, उसी का मैं भोग रहा हूं। इस्लाम में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, तो वहां का पुरोहित ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अब जब अल्लाह परीक्षा ले रहा है तो बंदे में कहां दम है कि वो अल्लाह से सवाल कर ले, तो परीक्षा दे रहा है। ये पुरोहितों की बहुत बड़ी साजिश है कि क्योंकि जब भी आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, जब भी आपको दिशा सही नहीं होगी, तो परिणाम कभी अच्छे होंगे ही नहीं। जितने लोग सिविल की तैयारी करते हैं और जीएस में एंशिएंट और मेडिवल को तैयार करना चाहते हैं, वो 2 किताब को फाउंडेशन बना ले। उन 2 किताबों के ऊपर कुछ भी नहीं, एक आरएस शर्मा एंशिएंट इंडिया की, और जब भी आप तैयार कर लें हमें मैसेज कर दें कि साहब हमारी तैयार है, मैं 2-4 क्वेश्चन आपको वहां से पूछ लूंगा। अच्छे लोग, बहुत सारे लोग जो आईएएस बन गए, उनकी भी नहीं तैयार। और फिर जिनका ऑप्शनल है उनको 2-4 और किताबें 1-2 पढ़नी पड़ती हैं, 1-2 पढ़नी पड़ती बस। बहुत सारे लोग मुझसे आगे कहते हैं कि इतिहास विषय ऑप्शनल में नंबर नहीं मिलते। सर, अगर आपकी समझ अच्छी नहीं होगी तो एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और जब एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। अब प्राचीन भारत एक कहानी है, एक सबकॉन्टिनेंट की, देश राष्ट्र तो तब था नहीं, तो इस भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस उपमहाद्वीप में आते थे। अब इतिहास के 3 वर्ग हैं। एक है प्री हिस्ट्री,
दूसरा है प्रोटो और तीसरा है हिस्ट्री। तो पाषाण काल का जो एरिया है, स्टोन एज, वो प्री हिस्ट्री में आता है। यानी हिस्ट्री का वो भाग जहां पे हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो प्री हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब वो भाग जहां आपके पास आर्कियोलॉजिकल भी है और लिटरेरी भी है, पर या तो लिटरेरी काफी समय बाद लिखे गए अपने समय से, और या उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इतिहास का तीसरा भाग है हिस्ट्री, जहां तीन तरह के एविडेंस लिए काम में आते हैं, एक आर्कियोलॉजी, एक लिटरेचर और एक फॉरेन अकाउंट्स, जैसे मेगास्थनीज, हुएनसांग, फाइहान, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री की पूरी कहानी सुनाऊंगा, प्राचीन इतिहास के हिस्ट्री पार्ट को पूरा सुनाऊंगा, जो वैदिक पीरियड से शुरू होता है और राजपूत काल में आकर विराम लेता है। विराम, हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, और फिर वहां से एक नई धारा राजपूत काल से शुरू होती है, जहां आप देखोगे महमूद गजनी एंट्री मार रहा है हिंदुस्तान में और मोहम्मद गौरी अंदर आ रहा है। फिर वहां से एक नई धारा शुरू होती है, मध्यकाल का इतिहास। अब वैदिक पीरियड से हमारी कहानियां शुरू होती हैं। वैदिक काल, तो मैं आपको वैदिक काल से कहानी शुरू करूंगा। वैदिक काल, फिर बुद्ध का काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर जिसको हम पोस्ट मौर्य कहते हैं, फिर गुप्ता काल, चंद्रगुप्ता, वन, समुद्रगुप्ता, फिर गुप्तोत्तर, पोस्ट गुप्ता जिसको हम कहते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक है हर्षवर्धन, और फिर हम आ जाते हैं राजपूत काल में। इस पूरी कहानी को मैं आपको अगले एक हफ्ते में सुनाऊंगा। कहानी का उद्देश्य होता है संदेश। हिस्ट्री का जो जनरलाइज्ड डिफिनेशन है, जनरलाइज्ड तीन डिफिनेशन है। एक तो उसका जो है थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि हिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट पास्ट, ये तो उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन। हिस्ट्री का जो जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, कॉमन आदमी के लिए जो डेफिनेशन, हिस्ट्री इज स्टोरी विद मैसेजेस। हर कहानी का एक संदेश है। और हिस्ट्री का जो अप्लाइड डेफिनेशन है वो ये है कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। ये अप्लाइड डेफिनेशन है इतिहास का। इतिहास एक संवाद है वर्तमान और भूत के बीच में, जिससे कि भविष्य अच्छा हो। वैदिक काल से प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, यानी लेटर वैदिक पीरियड। और इन दोनों के बीच का डिवीजन की जो मुख्य वजह है वो है लोहे की खोज। लोहा, आज भी आप हिंदू घरों में देखोगे तो लोहे का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है। बहुत सारे हिंदू तो लोहे की नाल अपने घर के दरवाजे के आगे लगाते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई लोहे को की मुनरी पहनते हैं। लोहे का बड़ा संबंध है हमारी संस्कृति से, क्योंकि ये जो भारतीय संस्कृति पैदा हुई, आर्य संस्कृति पैदा हुई, वो लोहे की वजह से ही पैदा हुई। लोहे की उसकी बड़ी अहम भूमिका रही लोहे की। तो ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, अब हम चार हिस्से करेंगे पूरे वैदिक काल के। पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा सोसाइटी और चौथा रिलीजन। और चारों में मैं आपको चार फॉर्मूले दूंगा, वो फॉर्मूला लिखिएगा, उसी फॉर्मूले को डिसाइफर करना होगा। तो पहला फॉर्मूला इकोनॉमी का, फ्रॉम सबसिस्टेंस इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर। यह फॉर्मूला है वैदिक इकोनॉमी का। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी कैसी है? भरण पोषण अर्थव्यवस्था है। लेटर वैदिक इकोनॉमी में कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रही है। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी भरण पोषण अर्थव्यवस्था क्यों है? ये जो दो वर्ड है ना, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड आपके दिमाग को जिंदा करने के लिए हैं। भरण पोषण, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। तो ऋग्वैदिक जो इकोनॉमी है वो पशुचारण इकोनॉमी है, पेस्टोरल इकोनॉमी। जैसे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी जो है वो, हम सऊदी अरेबिया की करेंसी को क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में जो वॉर है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रो वॉर। वेस्ट एशिया को जो अमीर आदमी है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रो शेख।
यानी पेट्रोल वहां की जीवन का अभिन्न अंग है। ऐसे एक वैदिक पीरियड में अगर आप देखो तो धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोमत। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है वो धनी। वॉर के लिए क्या वर्ड है? गविष्टि। राजा के लिए क्या वर्ड है? गोप। बेटी के लिए क्या वर्ड है? दुहित्री। मेहमान के लिए क्या वर्ड है? गोग्ध। यानी गाय जो है वो संस्कृति के केंद्र में है। पशुचारण अर्थव्यवस्था, पेस्टोरल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। पेस्टोरल जो इकोनॉमी होगी वो सबसिस्टेंस होगी। तो इकोनॉमी का जो मुख्य चीज है वो है पेस्टोरल। कृषि के बारे में पता है लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था नहीं। कृषि जैसे आज आप अफगानिस्तान देखो, उन लोग कृषि के बारे में पता है, चारा पैदा करते हैं, अफीम पैदा करते हैं, कृषि की जानकारी है अफगानिस्तान के लोगों को, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था नहीं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था है। ऐसे देखते लोगों को कृषि की जानकारी थी क्योंकि फाल का उल्लेख है प्राचीनतम मंडल में, यव फसल की जानकारी मिलती है। तो पशुचारण इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी, कृषि की जानकारी लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। तीसरा वस्तु विनिमय, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं, वस्तु विनिमय। जैसे 1990 से पहले अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछें तो 1990 से पहले काबुली वाला मूवी बनी, काबुली वाला, काबुल के लोग आते थे, वहां से ड्राई फ्रूट्स लेकर आते थे और जो वहां की लोकल चीजें, थोड़ी बहुत अफीम भी लेकर चले आते थे और यहां से लेकर क्या जाते थे? अनाज, तेल, नमक, मसाला। तो काबुल तो हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, वस्तु विनिमय, बार्टर। आज भी गांव में होता है, आइसक्रीम वाला आता है तो बच्चे एक बाउल गेहूं लेकर आते हैं, आइसक्रीम वाले को देते हैं, उससे 2 आइसक्रीम लेते हैं। तो यह है एक वैदिक इकोनॉमी। पेस्टोरल इकोनॉमी पहला फीचर। दूसरा फीचर कृषि की जानकारी लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। तीसरा फीचर वस्तु विनिमय। और चौथा टैक्सेशन सिस्टम का अभाव, कर प्रणाली का अभाव। जहां भी सबसिस्टेंस इकोनॉमी होगी वहां टैक्सेशन नहीं हो सकता। यह है ऋग्वैदिक इकोनॉमी के फीचर्स। तो पेस्टोरल, इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। 1000 BC में लोहे की खोज हुई और लोहे ने इस देश में क्रांति कर दी। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से पंजाब तक का इलाका देखें तो ये पूरा इलाका 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल का इलाका है। और चूंकि ये 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल का इलाका है तो मिट्टी मजबूत है, एलुवियल सॉइल। मिट्टी मजबूत ही नहीं है, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। मरुस्थल में आपको बहुत पेड़ नहीं मिलेंगे, बारिश होती है नहीं, तो ऐसे पौधे मिलेंगे जो कम बारिश पे रहते हैं, कैक्टस। उनको तो लकड़ी से भी काटा जा सकता है, लेकिन आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम का पेड़, ये लकड़ी से नहीं काटे जा सकते, ये कॉपर से नहीं काटे जा सकते। तो जब लोहे की खोज हुई तो लोहे ने जो सबसे पहला अहम काम किया वो ये किया कि एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। जंगलों की कटाई शुरू हुई, और सिर्फ जंगलों की कटाई शुरू नहीं हुई, वो 15 इंच का लोहे का फाल बना और 12 इंच जमीन के अंदर, और उससे शुरू हुई प्लाविंग। तो लोहे से 2 चीजें बनी, एक एक्स कुल्हाड़ी बना और एक फाल यानी प्लाव बना। और इन्हीं 2 चीजों ने कृषि अर्थव्यवस्था की नींव रखी। तो लेटर वैदिक इकोनॉमी का जो पहला फीचर है वो ये कि पेस्टोरल प्लस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब देखिए चेंज हो गया, और चेंज की वजह क्या है? आयरन रेवोल्यूशन। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे पेस्टोरल प्लस बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। लिटरेरी एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। जखेड़ा में, अतरंजी खेड़ा में अवशेष मिले हैं।
और इसी पीरियड में हमने देखा लिटरेचर में कई सारी फसलों का सूचना मिल रही है। व्रीहि, व्रीहि किसको कहा गया? चावल को। और चावल बाद में हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा बना कि आज भी जो हिंदू घरों में पूजा होती है तो अक्षत के रूप में चावल यूज किया जाता है, क्योंकि संस्कृति को जो आधारशिला कृषि में प्रदान की वो चावल ने की। अगले चैप्टर में बताऊंगा कैसे। तो ये पहला फीचर था, पेस्टोरल इकोनॉमी प्लस बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी में थोड़ी सी ग्रोथ हुई, सरप्लस नहीं ग्रोथ, तो दूसरा फीचर आप देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प। तो वीविंग देखेंगे आप, बुनाई, पॉटरी, ग्लास वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट की शुरुआत। एक सेक्शन पैदा हुआ जिसने डिमांड किया होगा, तो दूसरा सेक्शन पैदा होगा जो सप्लाई करेगा। अब एग्रीकल्चर, अब इकोनॉमी में ग्रोथ हुई और आर्ट एंड क्राफ्ट पैदा हुआ, तो ट्रेड एंड कॉमर्स की भी शुरुआत हो गई। तो पहला फीचर क्या हुआ लेटर वैदिक इकोनॉमी का? पेस्टोरल प्लस बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। दूसरा फीचर क्या हुआ? आर्ट एंड क्राफ्ट। तीसरा फीचर क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और जब कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापार शुरू हो चुका है तो कर प्रणाली का अपने आप ही जन्म होगा। तो बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, ये तो रही वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक संरचना। आपको सिर्फ एक काम करना है, हेडिंग डालना है वैदिक इकोनॉमी, फार्मूला लिखना है पेस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर ऐसे दो ग्राफ बना देने, ऋग्वैदिक इकोनॉमी के 4 फीचर, लेटर वैदिक इकोनॉमी के 4 फीचर। डिवाइडिंग लाइन में बीच में लिख देना है कि द मेन रीजन फॉर द चेंज वाज आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। अर्थव्यवस्था चेंज होगी। अब अर्थव्यवस्था जब चेंज होगी तो राजनीति अपने आप चेंज होगी। आप अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखो, अफगानिस्तान की पॉलिटी और सोसाइटी देखो। आप चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना की पॉलिटी और सोसाइटी देखो। आप अमेरिका की इकोनॉमी देखो, अमेरिका की पॉलिटी और सोसाइटी देखो। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आप इंडिया देखो, सब कुछ छोड़ दो, इंडिया देखो, बॉलीवुड की मूवीज देखो। 1991 से पहले 1970 में कौन सी मूवी बनती है? रोटी। क्योंकि हिंदुस्तानियों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है अनाज, फूड। 1970 में कौन सी मूवी बनती है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और देश में पैसा बहने लगा तो मूवियों के नाम बदल गए। अब मूवी का नाम क्या है? जिस्म। अब रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मूवी का नाम क्या है? मर्डर। इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी और सोसाइटी अपने आप चेंज होगी। डिसाइडिंग फैक्टर, मेन फैक्टर नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर है इकोनॉमी। और इकोनॉमी बदल गई, इकोनॉमी बदल गई। इकोनॉमी चेंज होगा, पॉलिटी चेंज होगा, इकोनॉमी चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगा। वो राज कपूर की मूवी है ना, श्री 420। तो राज कपूर जो है एक मजदूर है, लेबरर है। बारिश हो रही है और छाता फटा हुआ है और उस फटे हुए छाते को लेकर एक्ट्रेस के ऊपर गाना गा रहा है। वो प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो आप एक्ट्रेस का जवाब सुनिए कितना प्यारा है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। वो ये नहीं कह रही कि मुझे प्यार से डर लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो कह रही है कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहां मंजिल। कि भिखारी हो, भिखमंगे हो, प्यार तो कर लूं, संभालेगा कौन। वो एक पुराना गाना था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी पॉवर्टी थी 1970s में, इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज गाना क्या है? कुड़ी कहती है मैनू जगवार ले दो। इकोनॉमी, जैसे ही इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी, रिलीजन चेंज होगा। तो वैदिक पॉलिटी, अब फिर आप हेडिंग डालेंगे वैदिक पॉलिटी,
उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक। और ऋग्वैदिक पॉलिटी पेस्टोरल इकोनॉमी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी अफगानिस्तान वाली। तो पॉलिटी का मेन फीचर क्या है? जन्म यानी कबीला। तो आप ऋग्वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे? कुरु कबीला, कुरु कबीला, कबीले। तो पहला फीचर ऋग्वैदिक पॉलिटी का है कबीला, यानी एक कुल के लोग। अब इकोनॉमी सबसिस्टेंस है, टैक्सेशन सिस्टम है नहीं, सैलरी आप दे नहीं सकते। तो ना तो आप सैलरी दे सकते हैं और ना आपको एक सुव्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता है। नाइदर रिक्वायरमेंट नॉट पोटेंशियल। ना तो आपको जरूरत है, कबीला मतलब कुल, फैमिली। तो फैमिली चलाने के लिए पुलिस, थाना, जुडिशरी बनाने की क्या जरूरत है? तो नाइदर पोटेंशियल नॉट रिक्वायरमेंट, ना तो समर्थ और ना आवश्यकता। तो दूसरा फीचर आप देखेंगे कि व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का अभाव। पहला फीचर कबीला, दूसरा फीचर ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कबीले को तो चलाना है ना। तो कबीला किससे चलेगा? समितियों से चलेगा, असेंबलीज से चलेगा। तो दूसरा फीचर आप देखेंगे ट्राइबल असेंबलीज, सभा, समिति, विदत, गण। अफगानिस्तान में क्या है? ट्राइबल असेंबली, लोया जरगा मेन असेंबली। तो पहला फीचर ट्राइबल पॉलिटी का क्या है? कबीला। दूसरा फीचर जनजातीय असेंबलियां। और तीसरा फीचर राजा, वन अमंग इक्वल। राजा जो है वो डिस्पॉट नहीं है, निरंकुश नहीं है, हो ही नहीं सकता। आय है ही नहीं, आर्मी है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं। राजा की रीढ़ की हड्डी क्या है? सेना। राजा की रीढ़ की हड्डी क्या है? इन टैक्स। दोनों नहीं है। तो राजा कौन है? वन अमंग इक्वल, बराबर। तो राजा निरंकुश नहीं है, डेस्पॉट नहीं। और चौथा फीचर स्थायी आर्मी का अभाव, एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। क्यों नहीं है स्टैंडिंग आर्मी? होगी ही नहीं। मैंने कहा टैक्स नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी हो ही नहीं सकती। यह है ऋग्वैदिक पॉलिटी की संरचना। कबीला, कबीला किससे संचालित होगा? असेंबलियों से। राजा वन अमंग इक्वल होगा और स्थायी सेना नहीं होगी। 1000 BC में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया। कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। जब कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई तो लोग स्थिर हुए। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखेंगे वह है जन बना जनपद। बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम। बर्थ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड में क्या है? कबीला, जन। लेटर वैदिक पीरियड में जनपद। तो जहां पे कुरु कबीला बसा उसको कहा कुरुक्षेत्र। जहां 5 कबीलों का समूह बसा उसको कहा पंचाल। जहां बहुत सारे कबीले बसे, पर्सनल आइडेंटिटी की अब गुंजाइश ही नहीं, उसको कहा विदेह। कुरुक्षेत्र, पंचाल, विदेह। पहला परिवर्तन लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी में, बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम। अब राज्य, अब परिवार तो आप चला सकते हैं समितियों से, ट्राइबल असेंबली से, लेकिन स्टेट, स्टेट आप असेंबली से नहीं चला सकते। तो यहीं पर आप देखेंगे कि सभा और समिति का नेचर बदल गया। विदत और गण समाप्त हो गए।
और परिषद का जन्म हो गया। अब सभा और समिति क्या बन गई? परिषद बन गई। दूसरा परिवर्तन, बर्थ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का जन्म। परिषद और 12 रत्न, राजा के जो 12 अधिकारी, युवराज, महिषी, पुरोहित, सेनापति। तो जन से क्या बना? जनपद, राष्ट्र। ट्राइबल समितियों की जगह क्या आ गया? व्यवस्थित प्रशासन। व्यवस्थित प्रशासन में क्या आ गया? परिषद और 12 रत्न। ऋग्वैदिक पीरियड में राजा कैसा है? वन अमंग इक्वल। लेकिन अब तो राजा कबीले का राजा नहीं, अब तो स्टेट का राजा है। तो जब वो स्टेट का राजा है तो उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी भी आय में बहुत वृद्धि नहीं हुई। अभी भी आय में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन राजा की ताकत तो बढ़ानी है। तो यहीं पर आप देखेंगे राजा की शक्ति में वृद्धि। किसके माध्यम से? कर्म कांडों के माध्यम से, रिचुअलों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से। 3 यज्ञ लेटर वैदिक पीरियड में आप 3 यज्ञ देखेंगे। पहला अश्वमेध, जब राजा दूसरे राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता था, अश्वमेध। दूसरा वाजपेयी, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने कंटेंडरों के बीच में। और तीसरा राजस्व, जनता के बीच में। तो यहीं पर पुरोहित और क्षत्रियों का समझौता हुआ। तो पुरोहित ने राजा का राजस्व किया और कहा राजस्व के बाद अब राजा में वही दैवीय शक्ति है। अब धरती पर राजा कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। तो अब अगर जनता राजा के खिलाफ विद्रोह करती है तो वो राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं है, तो किसके खिलाफ विद्रोह है? भगवान के खिलाफ। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे राजा की शक्ति में वृद्धि किसके माध्यम से? कर्म कांडों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से। कौन से 3 यज्ञ? राजस्व, वाजपेयी, अश्वमेध। और चौथा फीचर रहा स्थायी सेना की झलक। और बड़ी सेना नहीं, लेकिन 2000, 4000, 5000 की एक सैनिक टुकड़ियां राजाओं ने बनानी शुरू कर दी, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम का जन्म। तो ये तो रहा वैदिक पॉलिटी। अब इकोनॉमी बदली। फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना इकोनॉमी में। कौन सा फॉर्मूला? पशुचारण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था की, सिर्फ एक लाइन। और इसी एक लाइन को डिसाइफर करना है। और पॉलिटी में भी एक फॉर्मूला याद रखना है, जन से जनपद की ओर। और डिवाइडिंग लाइन क्या है? आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आर.एस. शर्मा। आज उठाइएगा और इसी हिसाब से ग्राफ बनाना शुरू करिएगा। अब इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, समाज स्वतः बदलेगा। समाज को बदलना ही। समाज, अर्थव्यवस्था अगर बदलेगी। अब आप कहेंगे कि साहब सऊदी अरेबिया में, ईरान में, वहां के लोग ज्यादातर जीन्स नहीं पहनते, स्त्रियां ज्यादातर जीन्स नहीं पहनती, अफगानिस्तान की औरतें बुर्का क्यों करती हैं? जरूरत है सर। अमेरिका ताकतवर मुल्क है, समृद्ध, ताकतवर सेना है, ताकतवर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, औरतें कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, 10-10 लाख रुपए सैलरी है, 20-20 लाख रुपए सैलरी है। और इकोनॉमिक स्वतंत्रता आपको सोशल स्वतंत्रता देती है। और जहां स्टेट ताकतवर है वहां स्टेट अपनी प्रजा को सुरक्षा दे सकता है। तो अगर अमेरिका की स्त्री हवाई के बीच पर अर्धनग्न लेटी है तो उसे स्टेट सुरक्षा दे रहा है। अफगानिस्तान राज्य बुरी हालत में है, स्थायी सेना ही नहीं है, बाहर की फोर्सेस पड़ी हुई हैं, पुलिस है ही नहीं, तो वहां स्त्री की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र नहीं ले सकता।
स्टेट नहीं ले सकता। तो वो सुरक्षा किसके हाथ में? आपके अपने हाथ में। जैसे ही इकोनॉमी बदलेगी, पॉलिटी बदलेगा। अब शहरों में, सब शहरों में जो कपड़ा मुख्य कपड़ा है वो है जीन्स, बड़ी प्यारी मजदूरों के ड्रेस है। अब धोती पहन के अगर आप फैक्ट्री में चले गए और बाई चांस धोती मशीन में घुस गई तो आप तो गए। तो जैसे ही इकोनॉमी बदलेगी, पॉलिटी बदलेगी, सोसाइटी अपने आप बदलेगी। अब ऋग्वैदिक सोसाइटी, अब भरण पोषण से देखिएगा, अफगानिस्तान की सोसाइटी आप देखिए और ऋग्वैदिक सोसाइटी, पेस्टोरल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी का पहला फीचर क्या है? कबीला। किस पर आधारित? कुल पर आधारित, एक कुल के लोग, कबीला। पहला फीचर कबीला। दूसरा फीचर पुरुष प्रधान समाज। युद्ध हो रहे हैं और युद्ध में मुख्य भागीदारी पुरुष की, पुरुष प्रधान समाज। तीसरा फीचर ऋग्वैदिक समाज की, स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान। ये बहुत अच्छी बात थी ऋग्वैदिक समाज की। ट्राइबलों में स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति होती ही है। जहां पे अपनी कुल आधारित समाज है, कुल, जहां एक ही कुल के लोग हैं, तो आप अपने घर में, आपके घर में जो स्त्रियां हैं, आपकी बुआ की लड़की, आपकी मामा की लड़की, आपके चाचा की लड़की, वो आपसे पर्दा नहीं करेंगी। जहां भी ट्राइबल समाज होगा, कुल आधारित समाज होगा, वहां स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो ऋग्वैदिक समाज में देखेंगे स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षा का अधिकार है, राजनीतिक असेंबलियों में भागीदारी का अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार जो आज पुरुषों को नहीं है वो है वर चुनने का अधिकार। आप वर का चुनाव करके देखिए। आज अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, आज विवाह जो है हमारे समाज में, विवाह दो व्यक्तियों के बीच का समझौता हमारे समाज में नहीं है। आमतौर पर विवाह हमारे समाज में दो परिवारों का समझौता है। आपके फादर आईएएस है और आपको एक लड़की पसंद आ गई, सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष, और आपने अपने पिताजी से कहा फोन करके कि पापा लड़की पसंद आ गई, लड़की बहुत अच्छी। पापा पहले सवाल यही करेंगे लड़की के फादर क्या करते हैं, और तुमने कहा कि लड़की के फादर रिक्शा चलाते हैं, बहुत मारेंगे आपको। ये सब पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया। भले वो आपके जात की लड़की हो, आपके धर्म की लड़की हो, लेकिन आप मारे बहुत जाएंगे, क्योंकि विवाह दो व्यक्ति के बीच में संबंध नहीं है। विवाह बेसिकली दो परिवारों के बीच में संबंध है। और अगर आपने कह दिया कि पापा लड़की बहुत पसंद आ गई है लेकिन ठीक नहीं है, शराब दिन भर पीती रहती है, और आपके पिताजी ने कहा पापा क्या करते हैं, आपने कहा सेंट्रल मिनिस्टर है, तो फिर आपके पिताजी कहेंगे पूछने की क्या जरूरत है, इतने बड़े नालायक हो तुम, प्रेम के मामले में पूछने की क्या जरूरत है। और बेटा पारिवारिक संस्कार की बात होती है, अपने घर में आएगी, सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लो शादी। और पूछे तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। आज पुरुषों को वधु चुनने का अधिकार नहीं, स्त्री चुनने का अधिकार नहीं। तब ऋग्वैदिक पीरियड में स्त्री को वर चुनने का अधिकार था। लोपामुद्रा राजकुमारी है और अगस्त्य मुनि से विवाह कर रही है। ये तीसरा फीचर था, स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान। चौथा फीचर ये था कि समाज में जैसे आज आप वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर आधारित क्लासिफिकेशन नहीं था, इकोनॉमी के आधारित क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन क्लासिफिकेशन था दो चीजों पर आधारित था, एक रंग पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का मतलब है रंग,
श्याम वर्ण मतलब काले लोग, श्वेत वर्ण यानी गोरे लोग, और दूसरा वर्गीकरण था स्थानीय और विदेशी के आधार पर। 3 वर्ग आपको मिलेगा ऋग्वैदिक काल में, एक ऋग्वैदिक आर्य, एक दास और एक दस्यु। और इसमें दस्यु जो है वो संभवतः यहां का स्थानीय, कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब आप मध्यकाल में देखेंगे मुगल, बाबर, तुर्क, इब्राहिम लोदी दोनों बाहरी हैं, सेंट्रल एशियन, और जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो कोई एक दूसरे को गाली नहीं देता। लेकिन जब बाबर राणा सांगा से लड़ रहा है तो राणा सांगा को काफिर कहता है। काफिर ही नहीं कहता, उसको हराने और मारने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। यही चीज आप ऋग्वैदिक काल में भी देखेंगे। युद्ध के आधार पर वर्गीकरण, जहां दास और ऋग्वैदिक आर्य लड़ रहे हैं वहां तो हित की लड़ाई, एक दूसरे को गाली नहीं देते। इसका मतलब संभवतः दोनों मध्य एशिया से आए। लेकिन ऋग्वेद में लगातार दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख हुआ है। दस्यु हत्या, आज तो दस्यु का मतलब डाकू, दस्यु सुंदरी फूलन देवी। तो ये जो दस्यु थे ये संभवतः यहाँ के स्थानीय लोग थे। ये 4 फीचर था ऋग्वैदिक समाज का। कुल आधारित, कबीला, स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान, समाज में वर्गीकरण लेकिन रंग के आधार पर और युद्ध के आधार पर। 1000 BC में अर्थव्यवस्था चेंज हुई, और मैंने कहा अर्थव्यवस्था जैसे बदलेगी समाज अपने आप बदलेगा, राजनीति अपने आप बदलेगी। इसीलिए तो ये बात कही जाती है कि भाई मेरे, अगर आप चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद ताकतवर हो तो अर्थव्यवस्था का विकास करिए। समाज का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भारत की आजादी का पूरा फायदा वो समझ ही नहीं पाया। आजादी क्या है? आपके फादर मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, रोल्स रॉयस खरीदवा दी, तो आपको अपने पिता पे गर्व होगा। आप अपने पिता के लिए गोली चला देंगे, आप अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज अमेरिकन को देखो, अपने राष्ट्र पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, क्योंकि वो राष्ट्र उन्हें सब कुछ दे रहा है। हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में मारा गया, जर्मनी में मारा गया, यूएस में मारा गया। एक ट्विन टावर गिरा, पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया अमेरिका ने, इराक तबाह कर दिया अमेरिका ने, सीरिया तबाह कर दिया अमेरिका ने। हमें किसी चीज पे गर्व तब होता है जब हमें उस चीज से सम्मान मिलता है, सुविधा मिलती है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, एक विकास के रास्ते पे चल रहा है। तो बहुत सारा तबका यहां पर ऐसा है जिसको भारत की आजादी का, भारत के विकास का आज तक उचित फल नहीं मिला। उसमें से मुसलमान एक है, उसमें से एक वर्ग है मुसलमान, और उसकी वजह सिर्फ मुसलमान है, कोई नहीं। वो किसी को भी दोष दे, किसी को भी। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी गलती है इस देश में, जिसकी वजह से मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, वो खुद को कभी दोष देते ही नहीं। जब तक मुसलमान खुद को दोष नहीं देगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। एक तो वो खुद को दोष नहीं देते, और दूसरा अपीजमेंट, बस तारीफ करो इनकी। अपीजमेंट। आज दलित वो भारत से टूटना नहीं चाहता, वो भारत से नाराज नहीं है, क्योंकि उसको आजादी का और भारत के विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है। जैन मिला है, ईसाई मिला है, सिख मिला है, हिंदू मिला है,
लेकिन भारत का जो तबका पीछे रह गया है वही मुसलमान। और अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उस तबके को मुख्य धारा में लाए। जब तक उस तबके को मुख्य धारा में नहीं लाएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अर्थव्यवस्था बदलिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बदलिए, किसी में राष्ट्रवाद की भावना मत भरिए। नॉर्थ इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज कर दीजिए, गांव में बढ़िया बढ़िया स्कूल दे दीजिए, रोड दे दीजिए, सिक्योरिटी दे दीजिए, कोई यूपी बिहार से जाएगा ही। तो इकोनॉमी कैसे बदलेगी? समाज, राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा। और उत्तर वैदिक काल में जो समाज में, लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज में अर्थव्यवस्था के बदलने से पहला जबरदस्त परिवर्तन आया वो था वर्ण व्यवस्था का जन्म। वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। वर्ण व्यवस्था किस पे बेस्ड है? ड्यूटी पे, धर्म। क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। और जाति व्यवस्था किस पे बेस्ड है? व्यवसाय पे। यहीं पे वर्ण व्यवस्था पैदा हुई। जातीय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ वो क्षत्रिय, जो वैश्य कुल में पैदा हुआ वो वैश्य। अब इसकी वजह क्या थी? ऐसा क्यों हुआ? अब कृषि अर्थव्यवस्था, पहली वजह वर्ण व्यवस्था क्यों पैदा हुई? कृषि अर्थव्यवस्था शुरू हुई तो मजदूरों की जरूरत पड़ी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी में मजदूरों की जरूरत ही नहीं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्रीकल्चर जो है ना, उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो कृषि अर्थव्यवस्था के जन्म ने लेबर वर्ग के जन्म की नींव रखी। अब तो लेबर वर्ग बनना ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के रूप में क्यों? क्योंकि विजेता जो होते हैं वो हारे हुए लोगों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं देते। अंग्रेज आए, वो जीते हमारे ऊपर, राजा बने हमारे ऊपर, और जब वो राजा बने तो उन्होंने हमें कहां रखा? चपरासी बनाया, बाबू बनाया। यही तो लड़ाई चली। नेशनल मूवमेंट की लड़ाई किस बात की? कि हमें भी आईएएस बनने दो, हमें भी लेजिस्लेचर में आने दो, हमें भी वॉइसरॉय बनने दो। विजेता कभी हारे हुए लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देता। तो संभवतः ये जो बाहरी लोग आए, इन्होंने स्थानीय लोगों को हराया, और जिनको भी इन्होंने हराया उसको शूद्र की श्रेणी में रख दिया। शूद्र मतलब सेवक। इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 10th मंडल में, जहां वर्ण व्यवस्था का जन्म किससे बताया गया है? ब्रह्मा से। ऐसा क्यों है? क्योंकि आधुनिक प्री मॉडर्न पीरियड में रिलीजन वाज कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज को अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस देनी है आज, तो उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही प्री मॉडर्न पीरियड में जब भी किसी चीज को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस देनी होती थी तो उसे रिलीजन से जोड़ देते थे, क्योंकि रिलीजन क्या था? संविधान था। यह पहला फीचर था ऋग्वैदिक समाज का, वर्ण व्यवस्था का जन्म। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दूसरी चीज जो पैदा हुई लेटर वैदिक पीरियड में वो थी गोत्र व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट। गोत्र का मतलब, अब गोत्र शब्द भी काई, गो से आया, काऊ। गोत्र का मतलब जो ऋग्वैदिक पीरियड में वो है गौशाला, जहां एक कुल की गाय बांधी जाती है, वो उसको गोत्र कहा गया। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ,
और यही गोत्र व्यवस्था स्त्री के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। 2000 साल तक स्त्रियों ने जो गुलामी की, उस गुलामी की मुख्य वजह थी गोत्र व्यवस्था। ऐसा क्या हो गया गोत्र व्यवस्था में, जो गोत्र व्यवस्था स्त्री के गुलामी का कारण बन गई? बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी जरूरी चीज, शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन बहुत बड़ी बात। बाकी अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आपने कभी ना कभी ध्यान जरूर दिया होगा। गुलामी कहते हैं ना, गुलामी का मुख्य वजह क्या है? कमजोरी। किसी से भी गुलामी करवानी है, उसको कमजोर कर दो। कमजोर करने में सबसे अहम भूमिका है एजुकेशन की। आज हिंदुस्तान की दशा देखो, और नौजवान क्रांति का ये जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट शुरू हुआ है, आज से जो भाई हमारे जुड़ रहे हैं, जो बहनें हमारी जुड़ रही हैं, ये नौजवान क्रांति के सब हिस्सा है। वैशाली से विकास कुमार जी का मैसेज आया था और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बातें लिखी हैं, और कम से कम 10-20 इतने सारे मैसेज, मैं आप सबका नाम मैं लिखूंगा, 10-5 नाम मैं अच्छे अच्छे लिखा करूंगा जिनको मैं आपको बता सकूं। कुछ लोगों के नाम मैं लेना चाहता हूं जिससे कि मैं उनके बारे में बोल सकूं कि आपने बड़े जबरदस्त काम किए। वैशाली से किसी साहब का मैसेज आया था, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास कुमार जी, शायद आपका नाम विकास कुमार है जहां तक मुझे याद है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, इतने सारे मैसेज हैं कि मैं सारा नहीं पढ़ सकता। इक्का दुक्का जो मेरी पहली नजर पड़ जाती है उसको मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। एक बात और, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि सर आपने हमें रास्ता दिखाया, अब मैं पूरी जीवन सेवा करूंगा। लेकिन एक बात याद रख, बड़ी अच्छी भाव है सेवा करना, लेकिन सेवा करने के लिए ताकत बहुत जरूरी है। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रधान सेवक, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक। सेवा करने की जो पहली शर्त है वह है शक्ति। इसलिए आपके मन में सेवा का भाव पैदा हुआ, बहुत अच्छा, लेकिन उस भाव से पहले आपको एक भाव और पैदा करना है, शक्ति के अर्जन का। जब तक आप ताकत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तब तक आप सेवा नहीं कर पाएंगे। इस धरती पे जो फसल होती है, जो इकोसिस्टम है, उसका मेन कारक कौन है? सन, सूर्य। उसको हम बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री, पूरी फसलें सन के ऊपर है। ये सारी फसलें ग्रीन होती हैं, क्लोरोफिल होता है उसमें। गेहूं का पौधा आपने देखा, ग्रीन क्लोरोफिल है। उस क्लोरोफिल ने ऊर्जा कहां से ली? सूरज से। हमें गेहूं से ऊर्जा मिल रही है, लेकिन गेहूं को ऊर्जा किससे मिली? सूरज से। हमें चावल से ऊर्जा मिल रही है, लेकिन चावल को ऊर्जा कहां से मिली? सूरज से। इसलिए हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भोजन ही त्याग दिया, सीधे सूरज से ही एनर्जी लेते थे। बड़ी सारी यौगिक प्रक्रियाएं ऐसी रही, सूर्य नमस्कार उसमें से एक बहुत महान यौगिक प्रक्रिया है। हमारे बड़े सारे योगी ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि जब फाइनली ऊर्जा सूरज से ही लेनी है तो ये मिडियल मैन की जरूरत क्या, अन्न लेने की जरूरत ही क्या? तो आप लोगों में से जितने लोगों के अंदर सेवा का भाव है और आप अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये संकट खत्म हो तो आप सबसे मुलाकात हो। मैं सबका नाम एक डायरी में लिख रहा हूं, हालांकि बड़े सारे नाम हो गए, लेकिन मैं लिख रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण नाम तो मैं लिख ही रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि मैं एक दिन विशेष रखूंगा, चाहे दिल्ली में ही, जब आप आए दिल्ली, आप सभी लोग इस संकट के बाद, और आपसे मुलाकात हो, और यथासंभव मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं शिक्षा के क्षेत्र में,
खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, तैयारी के क्षेत्र में, वो मदद आप मुझसे ले सकते हैं। आप बहुत ही महान काम कर रहे हैं, बहुत ही महान। इस संकट की घड़ी में जब देश को युवाओं की, और आज देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? युवा। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे पास। युवा मतलब क्रांति, युवा मतलब शक्ति, युवा मतलब ताकत। और क्रांति चलते रहनी चाहिए। वो तो फेसबुक पे मैं 2-4 ऑड पोस्ट इसलिए डाल देता हूं, बस मैंने कल भी आपसे कहा था, मुझे चढ़ाना होता है कुछ लोगों को, मुझे किसी से मतलब नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ इस क्रांति से मतलब है जिसका एकमात्र उद्देश्य है इस देश को इस संकट से बचाना। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि बहुत पढ़े लिखे मित्र हमारे फेसबुक पर उल्टी सीधी पोस्टें डाल देते हैं, तब मैं आहत होता हूं। तो जो आहत मतलब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इनको भी चढ़ाओ। नौजवान क्रांति के 4 सूत्र हैं, वो मैं आपको डेली बताता हूं। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कॉन्फिडेंस, चौथा एंथुसियाज्म। और ये चारों चीजें, इंफॉर्मेशन तो आप कहीं से ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, ये पैदा करने वाली चीजें हैं। सर एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर पर कमांड डेवलप कर लीजिए, आपका आईएएस में सिलेक्शन होगा। नहीं होगा, पूरे 1 साल का खर्चा मैं आपको दूंगा। फेसबुक पे बोल रहा हूं, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर 30,000 रुपए महीने के हिसाब से पूरे साल का खर्चा आपको दूंगा। लेकिन एक शर्त और बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी तैयार करेंगे तो टेस्ट मैं ही लूंगा पहले, और अगर आप नहीं पास कर पाए टेस्ट तो 5 लाख रुपए आपसे लूंगा। सी क्यूब, पढ़ाई में 3 चीज पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर, कनेक्टिविटी पर, कोरिलेशन पर। ये 3 चीज आप कनेक्टिविटी देखिए, आयरन रेवोल्यूशन को हटा दीजिए 1000 बीसी, आपको लेटर वैदिक पीरियड कभी समझ में ही नहीं आएगा। ऋग्वैदिक पीरियड इकोनॉमी क्या है? पेस्टोरल। लेटर वैदिक पीरियड इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर। मुख्य वजह क्या है? आयरन रेवोल्यूशन। कनेक्ट करिए। इसीलिए तो कहा गया अध्ययन मनन। हमारा आज का युवा अध्ययन बहुत करता है, मनन से कष्ट होता है उसे, मनन से पीड़ा होती है उसे। और परिवर्तन पीड़ा पे ही तो निर्भर है। और पीड़ा कहां है? शुरुआती फेज में। आपने साइकिल चलाना सीखा, शुरुआत में पीड़ा हुई, आप गिरे, आपको चोट लगी, फिर बाद में क्या हुआ? आप दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगे। आप साइकिल की गद्दी पे खड़े हुए चलाते चलाते आपने साइकिल पे कर्तव्य करना शुरू कर दिया, मजा आने लगा। किसी भी चीज को जब आप सीखने के दौर में रहेंगे तो शुरुआती दौर में पीड़ा होगी, उससे बचा नहीं जा सकता। कोचिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पीड़ा के उस दौर में आपका उत्साह बनाए रखती। बाकी कोचिंग कुछ नहीं करती, कोई कोच कुछ नहीं करता। कोचिंग का जो इंपॉर्टेंस है, जो शुरुआती दौर होता है उसमें पीड़ा होती है, तो कोचिंग उस पहले दौर में जो पीड़ा का दौर है वहां पे आपका उत्साह बनाती है। ये कनेक्टिविटी का सिद्धांत सिखाती है आपको। और 10 महीने जब वो आपके साथ लगातार ये काम करती है तो आप लय में आ जाते हैं। और जब आप लय में आ जाते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन तो आप ही का होता है। सिलेक्शन तो आप ही का होता है। कोई टीचर, कोई कोचिंग ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं सिलेक्शन कराता हूं। अगर आप सिलेक्शन कराते हैं तो फेलियरों की जिम्मेदारी किसकी? वो भी आपकी। लेकिन समाज वो जीतने वाले की तरफ हमेशा रहता है। नौजवान क्रांति चलती रहेगी, आप सारे युवाओं की भागीदारी चलती रहेगी। आप अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं आप सबको साधुवाद कहता हूं। मैं इतना खुश हूं, मैं आप जो इस लड़ाई में भागीदार बने, आप सेना है,
और आप सब अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं। मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप काम बड़ा महान कर रहे हैं, बहुत महान, बहुत महान। आपने जो नेटवर्किंग बनाई है आप लोगों ने, और जो अपने अपने क्षेत्रों में आपकी इस महानता को हो सकता है इतिहास ना याद रखे, लेकिन इस देश की मिट्टी और आपका सुखद अनुभव, ये जो आज आप फील कर रहे हैं कि यार मैं भी लड़ाई का हिस्सा हूं, मैं भी एक सिपाही हूं, मैं भी लड़ रहा हूं, मेरा भी जीवन सफल रहा, ये सुखद अनुभूति ये किसी चीज से कम है। ठीक है, हमें कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा कि हमने भी कुछ किया था, कोई बात नहीं, लेकिन सुख कि नहीं, अगर इस देश ने हमें जन्म दिया, इस देश ने हमें खाना दिया, पीना दिया, सब कुछ दिया, तो हमने भी एक स्तर पर आकर इस देश के ऋण को चुकाया है। नौजवान क्रांति चलती रहनी चाहिए मित्रों, जब तक ये संकट चल रहा है। अगर लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है, जो कि संभावनाएं हैं, क्योंकि 5000 के आसपास केस पहुंच चुके हैं और एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया है कि कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो गया, तो अगर कम्युनिटी स्प्रेड अगर शुरू हुआ है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम युद्ध जारी रखेंगे। और लगभग मेरी बात बहुत अच्छे अच्छे लोगों से चल भी रही है। हो सकता है ऑफिशियली मैं इस क्रांति को ऑफिशियली रूप पहना दूं, मैं ऑफिशियली आपको कांटेक्ट करूं सरकार की तरफ से, अगर मुझे ऐसा कुछ काम मिलता है कि आप ऐसा करें, तो उसकी बातें चल रही हैं, तो हम इसको ऑफिशियल स्तर पर भी कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता के और नए तरीके निकाल सकते हैं, नए नए रास्ते निकाल सकते हैं, और हम ऐसा करेंगे। तो गोत्र व्यवस्था की बात मैं आपसे कर रहा था कि गोत्र व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसकी वजह से स्त्रियां 2000 साल तक गुलाम रही। कल आप हमें बताएंगे, यहीं से चर्चा मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल आप एनसीईआरटी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इंग्लिश में, मुझे पता है हिंदी में तो मुझे नहीं पता कौन कौन सा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आप तैयार करके रखेंगे। फिर मैं कल आपको सुनाऊंगा उत्तर लेटर वैदिक काल का समाज धर्म, फिर कहानी शुरू होगी नायकों के दौर से, महानायकों के दौर से, और प्राचीन इतिहास का जो पहला महानायक है जिसको पूरी दुनिया महानायक मानती है, वो है बुद्ध। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। एक खबर है जो शायद थोड़ा सा विचलित करती है, टेंशन देती है, कि एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। ये बड़ा खतरनाक फेस है किसी भी महामारी का, अगर वो कम्युनिटी स्प्रेड में जाता है, खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो बहुत ही तबाही मचा सकता है, खासकर उस इलाकों में जहां पर स्लम एरिया है और ग्रामीण अंचल है, जहां सुविधाएं नहीं है, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और संकट में घबराना जो है वो बहुत घातक हो जाता है। पैनिक जो है, पैनिक, इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है पैनिक। अगर किसी भी परिस्थिति में आप पैनिक करते हैं तो आप हारने की कगार पे जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी सुना, सुबह मेरी इरशाद साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि किसी लड़के को कोरोना पॉजिटिव आया था, उसने सुसाइड कर लिया। पैनिक, पैनिक, पैनिक बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब जिसको पैनिक हैंडल करना नहीं आता, कुछ व्यक्तित्व के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको 90% लोग हैंडल नहीं कर पाते, पैनिक उनमें से एक है। बड़ी खतरनाक चीज है पैनिकनेस, अच्छे अच्छे लोगों को तबाह कर देती है। पूरे साल अच्छी तैयारी की, अंतिम 2 दिन पैनिक हो गए, खत्म, पूरी तैयारी खत्म।
तो पैनिकनेस से बचना होता है, और जब आप पैनिकनेस से बचते हैं तो उस परिस्थिति से निपटने का विचार स्वतः अंदर से आता है। अब नौजवान क्रांति का जो दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है वो ये शुरू हो रहा है कि हर स्टेट में मैं एक आदमी को निकाल रहा हूं, जो कि लगभग मैंने निकाल ही लिया है। अब इस प्रोग्राम का नाम है यू आर द किंग। तो संभाल लीजिए, अभिषेक पांडे जी हैं, बंगाल से, सेटल्ड हैं बंगाल में। तो आप बंगाल का पूरा कार्यभार संभाल, इसमें हमें करना क्या है, चेन रिएक्शन बनाना है। नौजवान क्रांति में अब हमें चेन रिएक्शन बनाना है, और प्रोग्राम का नाम होगा यू आर द किंग, आप राजा हैं। इसमें करना ये है कि जैसे मैंने वीडियो बनाया 4 पॉइंट को ध्यान में रखकर, पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट मोटिवेशन, तीसरा पॉइंट कॉन्फिडेंस, चौथा पॉइंट एंथुसियाज्म। इन 4 पॉइंट को लेकर मैंने वीडियो बनाई 5 मिनट की, और मैंने यहां से फॉरवर्ड किया यूपी के चीफ को, जो यूपी में हमारा नौजवान क्रांति का राजा है, उसको हमने फॉरवर्ड किया। अब वो क्या करेगा कि मैं ऐसे जितने भी जिले हैं यूपी के, मैं हर जिले का एक आदमी निकालूंगा, हर जिले में एक आदमी निकालूंगा, और मैं हर जिले को उस आदमी को फॉरवर्ड करूंगा। वो क्या करेगा, वो आगे अपने राजा बनाएगा, वो अपने जिले के 5 आदमी को मैसेज भेजेगा इसी प्रोग्राम के अंतर्गत यू आर द किंग। वो 5 आदमी क्या करेंगे, फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। वो मेरी रिकॉर्डिंग आगे नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है, जैसे अभिषेक पांडे को मैंने भेजा लखनऊ में, अब लखनऊ में अभिषेक पांडे उसी 4 पॉइंट पर अपनी रिकॉर्डिंग बनाएगा और 5 लोगों को आगे भेजेगा। वो 5 लोग फिर उसी 4 पॉइंट पर अपनी रिकॉर्डिंग बनाएंगे और उसे आगे भेजेंगे। यानी ऐसा नहीं कि मेरी ही रिकॉर्डिंग पूरी कंट्री में रोटेट करेगी, नहीं नहीं, यू आर द किंग, आप राजा हैं, आप सब लड़ रहे हैं, आप सबकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे देश में मेरा वीडियो रिवॉल्व हो रहा है कि आप तो बोल रहे, नहीं नहीं, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको भेज रहा हूं, अब आप उन 4 पॉइंट पे अपना वीडियो बनाएंगे, फिर आप 5 आदमी को भेजेंगे, वो 5 आदमी फिर वो अपना वीडियो बनाएंगे उसी 4 पॉइंट पे, और इस तरह से चेन रिएक्शन बनाएंगे हम हिंदुस्तान में। और चेन रिएक्शन आपको पता ही है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। इसमें हर आदमी की आइडेंटिटी पैदा होगी अपने स्तर पर, किसी एक आदमी की पहचान इसमें नहीं बनेगी। इसमें हर आदमी सिपाही है, हर आदमी योद्धा है। अगर आप मेरा ही वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो फिर मेरा ही नाम आएगा, फिर आपका नाम नहीं आएगा। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कितने योद्धा लड़ रहे थे? तो हर आदमी योद्धा है। संभवतः आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हर आदमी योद्धा है, हर आदमी अपने इलाके का राजा है, और हर आदमी इस क्रांति को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी। इस देश की इनोसेंट जनता वो जान नहीं पाएगी। अभी ज्योतिबा फूले जी का शायद जन्म दिवस आ रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का आ रहा है। मैं विशेष प्रोग्राम उस दिन रखूंगा, इन दोनों पर्सनालिटियों पर मैं विशेष तौर पर आपको कहानियां सुनाऊंगा, इनका उद्देश्य, इनका गोल, इनकी अवधारणा, इनकी महानता। और क्योंकि ये चीज हमें ही रोकनी है, सरकार ऑर्डर पास करेगी, उसके अपने सीमित कर्मचारी हैं, लेकिन हम 1 अरब 30 करोड़ हैं। इंफॉर्मेशन आप बताइए, ये वायरस ऐसा है, ऐसे अटैक करता है, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन बनाइए, कॉमन सी, और कोशिश करिए कि एक लेमन, आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो इतना सरल होना चाहिए कि वो गांव का जो किसान है ना, जो अगर बाई चांस
नहीं पढ़ने गया है उसको भी बात समझ में आए। बहुत एरिस्टोक्रेटिक बनने की कोशिश मत करिए, एक सरल भाषा में। पाथर पूछे हर मिले तो मैं पूछू पहाड़, एकदम सरल भाषा में रिक्वेस्ट करिए कि ये पहला फेस है, जुकाम होगा, बुखार होगा, फिर उसके बाद ये सेकंड फेस में आएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड फेस में आएगा, ये होस्ट सेल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर, इंफॉर्मेशन सरल भाषा। फिर मोटिवेशन कि ये अपने अंतिम स्टेज में फैटल हो जाता है। अगर आप पहले स्टेज में रोक लें, खुद को जुकाम और बुखार होने ही ना दे, तो ये पनपेगा ही नहीं। फिर कॉन्फिडेंस, 50 एग्जाम्पल दे दीजिए। 50 का मतलब 5 तो दे ही दीजिए, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल निकालिए कि ये अगर ऐसा कर सकते हैं, ये अगर ऐसा कर सकते हैं, तो 5 ऐसे एग्जाम्पल निकालिए कि जब आप वो एग्जाम्पल बोले, मैं आज बनाऊंगा इस वीडियो को, इन चारों पॉइंट पे मैं आज इस वीडियो को बनाऊंगा, और कल आज शाम को या कल सुबह मैं इस वीडियो को आपको दूंगा, एक प्रारूप इसका मैं तैयार करूंगा, उसके बाद आप इसे बढ़ाएंगे। और अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना। बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब आप एक बहुत ही शिक्षित तबका है इस देश का, और मैं अभिषेक पांडे, अभिषेक मौर्य, अदनान अहमद, आज मेरी बात ही हुई अदनान अहमद से काफी देर तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अंजलि शर्मा जी हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कल मैंने उनका भी मैसेज पढ़ा। मैं आप सब लोगों को साधुवाद दे रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। आप सब लोग जो कर रहे हैं, मेरा नाम मत फैलाइए, मैं क्या करूंगा, मेरे वीडियो मत आगे बनाइए, आप अपने वीडियो बनाइए, मेरा नाम क्यों फैला रहे हैं। मैं आपको राजा बनना देखना चाहता हूं। मतलब अगर आप लखनऊ के हैं और आपका नाम अभिषेक पांडे है, तो लखनऊ में अभिषेक पांडे को लोग जाने, मुझे ना जाने कि पीछे से कहां से ये दिशा आई थी, मुझे ना जाने। कोई इच्छा नहीं है सर, कोई इच्छा नहीं। अभिषेक पांडे जिसको फॉरवर्ड करने हैं, फिर वहां वो उस व्यक्ति को जाने, अभिषेक पांडे को ना जाने। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें ये देश हर योद्धा को जानेगा, हर योद्धा को पहचानेगा कि नहीं भैया, हमारे इलाके में तो ये संदीप भाई थे, तो बहराइच में ये फारूक अकमल थे, तो अलीगढ़ में अदनान अहमद थे, तो तमिलनाडु में नरसिम्हा साहब थे। किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी को अपनी ये पहचान बनाने का दौर नहीं है। सबको लड़ना है। वो कृष्णा भगत जी हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, बड़े सारे नाम हो जाते हैं पर डे, मैं सोचता हूं कि 1 घंटे का टाइम होता है उसमें जो है, लेकिन मैं एक विशेष कार्यक्रम रखूंगा, जो कुछ खास नाम है उनके, कुछ खास काम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि यार लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। और मैं सबको साधुवाद देता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बुलंदियों पे पहुंचे और जो आपकी हाथ की इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और आप ऊपर उठें, नाम कमाएं और नाम रोशन करें, अपना भी और इस देश का भी। खैर, मैं आज वीडियो बना दूंगा, और 4 पॉइंट प्रोग्राम का जो हमारा 4 पॉइंट प्रोग्राम है, उस हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो पैरामीटर होगा, लेकिन आप उस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप अपना वीडियो बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो पूरे हिंदुस्तान में रोटेट हुआ तो मैं मारूंगा बहुत सबको, मतलब जो मिलेगा उसको तो मारूंगा ही। मेरा क्यों बढ़ा रहे हो यार, तुम्हारा भी नाम हो, समाज को पता चले कि तुम भी योद्धा थे। वो आगे वाला जो वीडियो बनाएगा उसको भी समाज को पता चले कि ये भी योद्धा था। ऐसे करो, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, सबको एहसास हो कि नहीं मैं लड़ रहा हूं। अगर तुम मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो एहसास नहीं पैदा होगा कि मैं लड़ रहा हूं, और जब तुम्हारे अंदर एहसास नहीं होगा तो उत्साह नहीं होगा, लड़ाई ठंडी पड़ जाएगी। और लड़ाई ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध है तो कोई बात नहीं, हमारे दुश्मन भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे
कि एक और फौज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी युवाओं की खड़ी होगी। कभी कभी कहते हैं ना, आप अपने दुश्मन को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। हो सकता है हमारे दुश्मनों ने हमें अंडर एस्टिमेट किया हो, कह रहे हिंदुस्तान की आर्मी और सरकार कितना संभालेगी, लेकिन वो भूल गए कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन इस वक्त हमारे पास है, और हमें उसे सिर्फ जगाना था बस, ऐसे भैया। और वो अकेले क्रांति करेगी। जो लोग समंदर पे पुल बना सकते हैं पत्थर फेंक कर, जो लोग, जिस देश के लोग अकेले, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा, हर सर हमने बाहर कभी आक्रमण नहीं किया, हमने किसी बाहर के मुल्कों पे कब्जा नहीं किया। मैंने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया। हम दुनिया के एकमात्र लोग हैं जब अकेले अकेले लोगों ने जाकर देशों पर कब्जा किया है। सिकंदर तो पूरी सेना लेकर आया था ना। बुद्ध अकेले निकले, चाइना पे कब्जा, जापान पे कब्जा। आप किस तरह से देखो, विवेकानंद अकेले निकले, यूएस पे कब्जा, पेरिस पे, फ्रांस पे कब्जा, ब्रिटेन पे कब्जा। वो आचार्य रजनीश, अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। वो वाइल्ड वाइल्ड सीरियल बनाया उन्होंने उसको डिफेम करने के लिए, कोई फायदा नहीं सर। आज भी लोग उसको भगवान मानते हैं, आज भी। और वो नीचे वाला तबका नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध है तो एक और फौज खड़ी हो रही है हिंदुस्तान में, और उस फौज के कमांडर हैं आप। आज शाम तक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा फेसबुक पे, आप वहां से ले लीजिएगा। मैं नौजवान क्रांति वाले पेज पे भी डाल दूंगा, लेकिन वो वीडियो रोटेट नहीं होगी। वो वीडियो सिर्फ आप तक जाएगी, आप उसे आगे बढ़ाएंगे अपना बनाकर कि मैं कमांडर अभिषेक मौर्य, मैं कमांडर अदनान अहमद। आप कहेंगे कि मैं कमांडर, ये एरिया कमांडर, उसके बाद आप अगले कमांडर को आगे बढ़ा देंगे। प्रोग्राम का नाम यही होगा, यू आर द किंग, आप राजा हैं। ये शायद तीसरी फौज का अंदाजा हमारे दुश्मनों को नहीं रहा होगा। खैर, एपिसोड का मुख्य भाग तो है वैदिक काल, और हम वैदिक समाज पे चर्चा कर रहे हैं। और वैदिक समाज में हम चर्चा कर रहे हैं गोत्र व्यवस्था की, जो पैदा हुई लेटर वैदिक पीरियड में, गोत्र सिस्टम। अब इस गोत्र सिस्टम का जो पहला उल्लेख है वो कहां है? अथर्ववेद में, एज अ सिस्टम। गोत्र सिस्टम का उल्लेख है अथर्ववेद में। इसकी विशेषता क्या है? स्पेसिफिक फीचर क्या है? इंट्रा गोत्र मैरिजेस, मतलब जैसे मेरा गोत्र है वत्स, तो मैं वत्स गोत्र में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि गोत्र व्यवस्था के अनुसार मेरा जो कुल पुरुष, वत्स, जितने भी वत्स गोत्र के लोग हैं उनका कुल पुरुष एक है। जैसे भरद्वाज गोत्र है, तो भरद्वाज गोत्र के जितने भी लोग हैं उनका कुल पुरुष है ऋषि भरद्वाज। तो वो सारे कहीं ना कहीं भाई बहन हो गए, खून का रिश्ता हो गया। तो खून के रिश्ते में विवाह नहीं होगा। तो भरद्वाज गोत्र का व्यक्ति विवाह करेगा किसमें? वत्स गोत्र में। वत्स गोत्र का व्यक्ति विवाह करेगा कश्यप गोत्र में। इंटर गोत्र मैरिजेस नहीं होंगे। इंट्रा मतलब गोत्र, एक गोत्र अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करेगा। यह पहला फीचर था। दूसरा फीचर यह था कि जब भी कोई कानून बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उस कानून को इंपोज करने के लिए बाइलॉज बनाए जाते हैं। जब भी कोई नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको पालन करवाने के लिए बाइलॉज बनाए जाते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह दंड आपको मिलेगा।
तो गोत्र व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को चंद्रायन नामक दंड से गुजरना पड़ता था। कई सारे केसेस में तो बाद में जात निकाला तक दे दिया जाता था, कई सारे केसेस में तो हत्या तक कर दी जाती थी। लेकिन चंद्रायन तब का उल्लेख है जहां स्त्री और पुरुष को, मतलब वर और वधु को भाई बहन की तरह रहना पड़ता था। अब मैंने कल आपसे कहा, अगर आपने ध्यान दिया होगा और सोचने की कोशिश की होगी, कि गोत्र व्यवस्था स्त्री की स्थिति की पतन का कारण बना। जो 2000 साल तक स्त्रियां गुलाम रहीं, उसकी मेन वजह थी गोत्र व्यवस्था। क्यों? अब गोत्र व्यवस्था ने स्त्री को एक वस्तु बना दिया। किस चीज की वस्तु? शक्ति में वृद्धि का वस्तु। जब भी हमें किसी को यूज करना होता है तो हमें उसे कमजोर करना होता है। किसी भी ताकतवर व्यक्ति को आप कभी यूज नहीं कर सकते। सिद्धांत है, यूज जब भी होगा तो कमजोर आदमी होगा। और अब स्त्री को वस्तु बना दिया, किसके लिए? शक्ति वृद्धि। कल मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, हिंदुस्तान में विवाह दो परिवारों के बीच में होता है। अब 1000 BC में लोहे की खोज, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, अब जमीन पे कब्जे की शुरुआत हुई, भूमि अधिग्रहण। अभी भी सरप्लस नहीं पैदा हुआ इकोनॉमी में, अभी भी स्थायी सेना नहीं पैदा हुई। अब ताकत चाहिए भूमि पर कब्जा करने के लिए। तो जब गोत्र व्यवस्था पैदा हुई और यह हुआ कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, तो अब एक ही कुल में विवाह नहीं होगा, एक कबीला दूसरे कबीले में विवाह करेगा। जैसे कुरु कबीला, कुरु कबीला का बेटा और कुरु कबीले की बेटी, और दोनों में विवाह हो गया। तो अब दो कबीले रिश्तेदार हो गए। तो वैवाहिक रिश्तों से के आधार पर सामरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की गई। इसलिए आप देखेंगे कि मैरिज अलायंस राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की एक बहुत अहम कारण रहा। शाहजहां को कब पता चला कि औरंगजेब साजिश कर रहा है सत्ता हथियाने के लिए? जब औरंगजेब ने अपने बेटे की शादी शाहशुजा की बेटी गुलरुख बेगम से तय कर दी, बिना शाहजहां को बताए, शाहजहां शहंशाह, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार, शाहशुजा बंगाल का सूबेदार, मुराद गुजरात का सूबेदार, और दारा शाहजहां के साथ दिल्ली आगरा में, 4 बेटे। और औरंगजेब ने बिना बताए अपनी बेटे की शादी तय कर दी शाहशुजा की बेटी से, गुलरुख बेगम से। अब शाहजहां को लगा कि नहीं, ये दक्कन का सूबेदार और बंगाल के सूबेदार ये मैरिज अलायंस करके पॉलिटिकल ताकत बढ़ाने के फिराक में है और आगे कोई कांड करने के फिराक में है। अब गुप्ता इतिहास पढ़ो। गुप्ता इतिहास की सबसे खास बात है राजनीतिक शक्ति की वृद्धि में वैवाहिक संबंधों की भूमिका। 3 औरतें बहुत फेमस है गुप्त इतिहास में। पहली कुमार देवी, लिच्छावी राजकुमारी, जिससे शादी किसने की? चंद्रगुप्त वन ने। लिच्छवी राजकुमारी, उससे गुप्तों की ताकत बढ़ी। कहां? पूर्वोत्तर में, ईस्टर्न इंडिया में। दूसरी राजकुमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है कुबेर नागा परिवार से, उससे गुप्तों की ताकत किधर बढ़ी? पश्चिम में। और तीसरी स्त्री जो है गुप्त इतिहास की वो है प्रभावती। उसकी शादी कहां हुई? वाकाटक परिवार में। और गुप्तों की ताकत कहां बढ़ी? दक्कन में। और वाकाटक परिवार की मदद से गुप्तों ने कहां पर कब्जा किया? गुजरात पर। यह थी गोत्र व्यवस्था की भूमिका। वैवाहिक रिश्तों के आधार पर
सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक ताकत में वृद्धि। तो स्त्री क्या बन गई? ताकत में वृद्धि की वस्तु। अब मैंने कहा कुरु कबीले का बेटा और पुरु कबीले की बेटी, और पुरु कबीले का बेटा जो है वो जॉनी लीवर की तरह है, और पुरु कबीले की बेटी ऐश्वर्या राय की तरह है, पढ़ी लिखी, आईएएस है। तो अगर उसकी शादी जॉनी लीवर से की जाने का प्रस्ताव किया जाएगा, हो सकता है वो मना कर, हो सकता है लेकिन अगर इस ऐश्वर्या राय को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, इसका इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व तो पैदा ही होने नहीं दिया जाएगा, ना शिक्षा मिलेगी, तो फिर धर्म, अर्थ, शिक्षा के बाद अर्थ, शिक्षा ही नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पैदा ही नहीं होगा, तो स्त्री क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट। तो उस डिपेंडेंट को आप किसी के साथ भी बांध सकते हैं। तो इस गोत्र व्यवस्था ने सबसे बड़ा प्रहार कहां किया? नारी की शिक्षा पर। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि शूद्र के साथ साथ स्त्री का भी उपनयन संस्कार नहीं होता था, यानी शिक्षा का जो अधिकार ऋग्वैदिक पीरियड में था वो छीन लिया गया। बात समझ में आई ना? स्त्री वस्तु बन गई, किसकी? शक्ति में वृद्धि की। और अगर तुम स्त्री को ताकतवर रहने दोगे तो तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे, तो हमें उसकी ताकत कम करनी थी, और ताकत कम करने का सबसे सीधा सरल माध्यम है आदमी की शिक्षा छीन लो। इसलिए आजाद भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब लड़ी। तो आजाद भारत ने उनको फिर से वो शिक्षा का अधिकार वापस कर दिया, और आज जो उनका सम्मानजनक स्थान समाज में है उसमें सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा। तो वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, और गोत्र व्यवस्था किसका कारण बनी? स्त्री के पतन का। तीसरी व्यवस्था जो आपको यहां दिखाई पड़ेगी वो है आश्रम व्यवस्था। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था। हालांकि लेटर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो चौथा आश्रम है सन्यास का, वो आपको उत्तर वैदिक पीरियड में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको तीन आश्रम दिखाई पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। चौथा आश्रम जो आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 6th सेंचुरी बीसी में, क्योंकि वहां अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्या लाइफ! अब हर व्यक्ति के जिंदगी का दो ही उद्देश्य है, the two important objective of every human being is काम एंड राम। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं हम हमारा तो काम है नहीं। काम मतलब एंजॉयमेंट, भोगना, आनंद उठाना। हो सकता है मुझसे बहुत लोग डिसएग्री करते हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो भी गलत बात करूं वो मैं अपने लिए कहता हूं, जो भी अच्छी बात करूं वो मैं आपके लिए कहता हूं। तो भारतीय संस्कृति ने जीवन को 4 भागों में बांटा कि बेटा तुमको दोनों देंगे, तुमको एक ही जिंदगी में दोनों चीजें देंगे, काम भी देंगे और राम भी देंगे। तो पहला ब्रह्मचर्य, शिक्षा का चरण, ज्ञान का चरण। ज्ञान बड़ा प्यारा वर्ड है भारतीय संस्कृति का, ज्ञान। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब ज्ञान में नहीं आता, ये इंफॉर्मेशन है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब अभी मैं धर्म में डिस्कस करूंगा। ज्ञान बहुत प्यारा वर्ड। बुद्ध ज्ञानी है, मार्क्स इंटेलेक्चुअल है, और आइंस्टीन नॉलेजेबल है। आइंस्टीन ज्ञानी नहीं है। ये जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसीलिए हमने भारत को कहा जगत गुरु। तो अभी
समाज विकसित हो रहा था, अभी बहुत ज्यादा नगरीकरण नहीं हुआ था, और जहां भी नगरीकरण, अर्बनाइज्ड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये किसका फीचर है? अर्बनाइज्ड इकोनॉमी का। हर आदमी, इस वक्त आप लोगों की कंडीशन देखो, कैपिटलिज्म का जो सबसे गंदा चीज है, सबसे गंदा, वो है लोन। मार्केट बना दिया, मोबाइल दे दिया, कार दे दिया, हर मोबाइल का एक नया वर्जन, आईफोन 7, आईफोन 6, आईफोन 8, आईफोन 9, आईफोन 10, आईफोन 11, और साथ में एक नया एडिशनल फीचर ऐड कर दिया। एड इंडस्ट्री उनके हाथ में है ही है। फ्लैट्स बना दिए, सोसाइटीज बना दी, विलास बना दिया, स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना दिए, नई नई डिशें लॉन्च कर दी कि क्या तुम रोटी और नमक और ऑयल लगा के उसमें खाते हो? हम तो स्कूल जाते थे, हमारी माँ सरसों का तेल नमक डाल देती थी, फोल्ड कर देती थी, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। हमारे बच्चों के लिए वो बैकवर्ड चीज है कि पिज्जा खाएंगे। तो कैपिटलिज्म का जो बेटा है साइकोलॉजी, कैपिटलिज्म का बेटा है साइकोलॉजी, नया सब्जेक्ट है, मॉडर्न पीरियड का सब्जेक्ट है, और मॉडर्न एजुकेशन में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि बचपन से आदमी का माइंड ऐसा तैयार करो। जैसे मिशनरी स्कूल का जो लड़का है ना, वो अगर धोती कुर्ते में किसी को देखेगा बोलेगा देहाती है। और देहाती होना बेइज्जती की बात है इंडिया में। मेरे फादर मेरा स्कूल गए तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा, धोती पहने हो, तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि योर फादर नोज इंग्लिश? जैसे आप स्कूल में, आपका बच्चा नर्सरी में है, 1 में है, 2 में है, और बाटी चोखा लेके चला जाए तो देहाती हो गया, क्या रहा, गांव का खाना लेकर आया, इट्स अ बर्गर, इट्स अ पिज़्ज़ा, इट्स अ दिस, इट्स अ दैट। तो 4 आश्रम, 3 आश्रम कहां, और चारों आश्रम कहां मेंशन है? जाबलोपनिषद में। तो पहले शिक्षा, ज्ञान लीजिए, ज्ञान, समझदारी समझिए, और जब समझदारी हो जाए तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। आज क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास शिक्षा है, ज्ञान नहीं है। किसी को लाए हो अपने घर, ढोल तमाशा बजा के गए हो, 100 बाराती लेकर गए हो, घोड़े बैठ के गए हो, तलवार लगा के गए हो, इतना साइकिल पे चले आते, तो लड़की को लगा कि वह तो बहुत दमदार आदमी है यार, घोड़े वोड़े बैठ के आया, और फिर तुम उसी के सामने गड़गड़ाने लगे। शादी हुई तुम्हारी, और तुम्हारी वाइफ ने 6 महीने बाद कहा कि मेरी बहन की शादी हो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कौन बोला था शादी करने के लिए? अब तुम तो रोने लगे, यार शोषण कर रही है मेरा। तो लेकर भी तो तुम ही आए थे, वो तुमको बुलाई थी कि आके मुझे ले चलो। गृहस्थ आश्रम चलता है समझदारी पे। किसी भी 2 व्यक्ति की मानसिकता और विचार कभी नहीं मिल सकते, इम्पॉसिबल। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हैं और चारों भगवान हैं, लेकिन चारों की मानसिकता एक है? नहीं। देखो लक्ष्मण का अग्रेशन, बात बात पे लक्ष्मण अग्रेसिव हो जाते हैं। लंका जा रहे हैं, समुद्र सामने पड़ा, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ दिया। ये भगवत्ता है, ये भगवान होने का लक्षण है कि जब तुम्हारे पास ताकत हो और तुम प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो तुम भगवान हो। 98% लोग ताकत क्यों चाहते हैं? कि उन्हें प्रोटोकॉल ना फॉलो करना पड़े, उनके पास ताकत कभी नहीं आती। ये भगवत्ता, हाथ जोड़ के खड़े। वो पहले स्टैंड में ही बाण निकाल कर रहा हूं, कह देते समुद्र से कि रास्ता दे दे, जाना मुझे उस तरफ। लेकिन लक्ष्मण का एटीट्यूड देखो,
गुस्सा में, यार भैया आप हाथ जोड़ रहे हैं, आप पॉपर आइए से भैया, आप इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। लक्ष्मण राम ने कहा कि नहीं है, मैं अपनी तरीके से हैंडल कर। समाज, परिवार, आप स्टूडेंट लाइफ में कैसे भी रहेंगे, लेकिन जब परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो समझदारी की आवश्यकता है। और जब आप परिवार और समाज में रहेंगे, आपकी बीवी, आपका परिवार, आपकी बीवी का परिवार, आप ही का परिवार आपकी लाइफ में आग लगाए हुए था, आपकी मामा, आपके बुआ, आपके चाचा, फिर दूसरे तरफ के भी राक्षस आ गए, फिर दो तरफ के राक्षस, आपकी बुआ, आपकी बीवी की बुआ, अब दो राक्षस, फिर आपके 3 बच्चे पैदा हो गए, 4, फिर उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। कोई नाक में उंगली डाल रहा, कोई कान में उंगली डाल रहा, कोई आंख में उंगली डाल रहा, कोई रो रहा है, कोई आईपैड उठा के पटक दिया कि पापा टूट गया 1 लाख रुपया। अब आपको लगा मैं जिंदगी तो यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपने तो बड़ा अच्छा सोचा था कि बड़ा मजा आएगा और हनीमून चलता रहेगा, इसलिए शादी के बाद हनीमून, हनी सन नहीं होता, सन हमेशा चमकता है, हनीमून कुछ ही दिन चमकता है बस। संदेश है कि बहुत ज्यादा दिन मजा नहीं मिला। आदमी विवाह के बाद, विवाह के पहले कहां जाता है? गोवा, और विवाह के 5 साल बाद कहां जाता है? हरिद्वार। इतना दंश झेल चुका होता है, तो वानप्रस्थ। पोस्ट 40 के बाद आप देखिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पोस्ट 40 के बाद बॉडी का चेकअप होना चाहिए, शुगर चेक होना चाहिए, बीपी चेक होनी चाहिए। वो वानप्रस्थ आश्रम यही है कि 40 साल जो तुमने अच्छा खाना खाया, मटन खाया, ये खाया, वो खाया, अब बैलेंस करो, क्योंकि बॉडी कमजोर होगी। और जब आपके बच्चे काबिल हो गए, समाज का भार संभाल लिया, तो संन्यास। तो आपको एक ही जीवन में दोनों मिल गया, काम भी मिल गया और राम भी मिल गया। ये था आश्रम व्यवस्था। आश्रम का मतलब है जहां श्रम करना सिखाया जाए। इसलिए आप देखोगे लाला हरदयाल युगांतर आश्रम, गांधी जी साबरमती आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, वर्धा आश्रम, आधन श्रम, वो स्थान जहां जागरूक होकर श्रम करना सिखाया। तो उत्तर वैदिक काल में पहली चीज पैदा हुई, लेटर वैदिक पीरियड में पहली चीज पैदा हुई वर्ण व्यवस्था, दूसरी चीज पैदा हुई गोत्र व्यवस्था, तीसरी चीज पैदा हुई आश्रम व्यवस्था, और चौथी सबसे बड़ी घटना रही शूद्र और स्त्री की दशा में पता, एक सेवक और एक वस्तु। तो इकोनॉमी में आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसिस्टेंस इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पॉलिटी में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जन टू जनपद। सोसाइटी में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। 3 फॉर्मूला और 3 ग्राफ। अब चौथा इशू है धर्म। बहुत प्यारा मुद्दा है और बहुत खतरनाक भी। धर्म के 2 पार्ट होते हैं, 2। एक, पहली बात तो धर्म के बारे में आप ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मॉडर्न पीरियड में और प्री मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। कहां से शुरू हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और प्री मॉडर्न पीरियड में धर्म संविधान होता था, थियोक्रेटिक स्टेट। बाइबल अपौरुषे, कुरान अपौरुषे, वेद अपौरुषे। अपौरुषे मतलब नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, इंसान ने नहीं लिखा, भगवान ने लिखा। अब भगवान ने लिखा, और राजा कौन? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, जिल्ले इलाही। आप प्राचीन भारतों की टाइटल, प्राचीन भारत के जो राजा है उनकी टाइटल देखिए। अशोक की टाइटल क्या है? देवानाम प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ गॉड। गुप्तों की टाइटल क्या है? परम भागवत। परमारों की टाइटल क्या है? आदि वराह। और मिडवेल इंडिया के मुस्लिम शासकों की टाइटल क्या है? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। तो ये किताबें क्या है? अपौरुषे, रिटन बाय गॉड। और राजा कौन है? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव।
उसकी मेन ड्यूटी क्या है? इस किताबों को लागू करना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉडर्न पीरियड और प्री मॉडर्न पीरियड का जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्री मॉडर्न पीरियड में धर्म संविधान था और मॉडर्न पीरियड में संविधान मानव रचित है, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। आज वेद भारत का संविधान नहीं है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, 1950 में तैयार हुआ। आज कुरान भारत का संविधान नहीं, आज बाइबल भारत का संविधान नहीं, आज आदिग्रंथ भारत का संविधान नहीं। सम्माननीय धर्म बहुत बड़ी चीज। और धर्म के दो पार्ट हैं। एक, धर्म जीवन के नियम कानून को निर्धारित करता है। पहला काम उसका यह है, संविधान के रूप में इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में, ब्राह्मणिज्म पैदा हुआ हिंदुस्तान में। तो आप देखेंगे कि दोनों के जो नियम कानून हैं वो बड़े अलग हैं। ब्राह्मण धर्म में मृतक के शरीर को जलाया जाता है, क्योंकि वैदिक पीरियड में लड़ाइयां चल रही थी, घने जंगल थे, हजारों लोग डेली मरते थे। अब जब लाश को जलाने का प्रावधान हुआ तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो जंगल साफ किए जाएंगे, और जब जंगल साफ किए जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर इस्लाम इस कानून को बना देता कि डेड बॉडी को जलाया जाएगा, लकड़ी नहीं है और मरुस्थल के जमीन की कोई उपयोगिता नहीं, और कैक्टस में आप जला नहीं सकते। अब हिंदुस्तान की संस्कृति का आदमी वृक्षों की पूजा करता है। आज उसे पता चला क्यों? सऊदी अरेबिया में वृक्ष है नहीं, तो बेचारे पूजा करें कहां से? आपको हिंदुस्तान में लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मुसलमान हम लोगों का हर काम उल्टा करते हैं। उल्टा नहीं करते हैं सर, वो धर्म पैदा हुआ मरुस्थल में, तो उसके नियम कानून ज्यादा मिलते हैं। किससे? मरुस्थल से। वहां पालक नहीं होती मरुस्थल में, वहां सरसों का साग नहीं है, जितनी सब्जियों की वैरायटी हिंदुस्तान में है उतनी वहां नहीं है। तो वहां के आदमी की मजबूरी है नॉन वेजिटेरियन होना। वहां स्त्री भी पर्दा करती है, पुरुष भी पर्दा करता है सऊदी अरेबिया में। हमारे यहां भी जून के महीने में करते हैं, जब लू चलती है और धूप की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। पर्दा इज पार्ट ऑफ सऊदी कल्चर। इस्लाम में ब्याज लेना मना है, ऋग्वैदिक पीरियड में भी ब्याज लेना मना है। आप ऋग्वैदिक में देखिए, ऋग्वेदा में देखिए, ब्याज लेना मना है। क्यों? ट्राइबल समाज है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, तो इस्लाम में ब्याज लेना मना है। भरण पोषण, पेस्टोरल, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, रिक्शा वाला इंटरेस्ट नहीं दे सकता। तो इस्लाम में एक और नियम है, ज़कात का। लेकिन आप 6th सेंचुरी बीसी में देखना, जब मैं उसको एंटर करूंगा और अर्बनाइजेशन शुरू होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुरू होती है। कैपिटलिज्म कहना उचित नहीं होगा, मैं वहां आपको डिफाइन करूंगा। मनी इकोनॉमी जब शुरू होती है तो बुद्ध कहते हैं कि ब्याज व्यवस्था नगरीय अर्थव्यवस्था का अंग है। मैंने आपसे 100 करोड़ रुपए लिया और आपके 100 करोड़ रुपए से मैंने 500 करोड़ रुपए कमाए, तो उस 500 करोड़ में से अगर मैं आपको 10% इंटरेस्ट देता हूं तो वो बिजनेस है। धर्म के दो पार्ट हैं, एक जीवनचर्या के नियम और कानून, और दूसरा धर्म का जो सबसे अहम पार्ट है वो है मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान।
मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, कई बार पूछा कि आप जो है काफिर अवध लिखते हैं, काफिर क्यों लिखते हैं? जब तक आपके जीवन में आप सेंसेस के लेवल पे जी रहे हैं, आप काफिर हैं। मेरे बड़े सारे दोस्त, मुसलमान दोस्त, सिगरेट पीते हैं, कहते हैं मुसलमान है, मैं तो नहीं मानता। तुम मानते होगे, गलतफहमी में जीते होगे। कहते हैं हम शराब नहीं पीते, लेकिन हम सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट पीते हो, वहां भी तो निकोटीन ही ले रहे हो, वहां भी तो दिमाग को बाह्य साधनों से शांत करने की कोशिश कर रहे हो। हम भाई दारू नहीं पीते, गांजा पीते हैं। बाबा रामदेव को सुनो, कॉफी कैफीन पैदा करता है, टोबैको निकोटीन पैदा करता है, और ये सारे बाह्य साधन है मन को शांत करने के, बाहर के फैक्टर्स हैं। बाबा ने कहा जब आप एक्सेस ऑक्सीजन लेते हो भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, तो एक आपका माइंड, आपका दिमाग एक नया हार्मोन एंडोफॉर्मिन पैदा करता है। ध्यान है, एंडोफॉर्मिन पैदा करने का तरीका, सिखाने का माध्यम। कि दिन भर स्ट्रेस में बीता, दिन भर तनाव में बीता, क्योंकि समाज का काम, बिजनेस, नौकरी, बॉस, तो शाम को एंडोमॉर्फिन पैदा करना है। किससे? ध्यान से। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा आप काफिर लिखते हैं, आप काफिर क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैं अभी सेंसेस के लेवल पे ही जी रहा हूं। अभी सेक्स में आकर्षण बचा हुआ है, शराब में आकर्षण बचा हुआ है, भोग में आकर्षण बचा हुआ है। जिस दिन मैं अपने नाम से काफिर हटा के अवध दास लिखना शुरू कर दूंगा, तो समझ जाना कि मैं सेंस से ऊपर उठ गया। चोरी छिपके क्या जीना यार, इंसान है, जो इंसानों के लक्षण है। तो मैं काफिर लिखता हूं कि भैया हमसे बच के रहना। मैं जैसे लोग कहते हैं मैं भाई साहब बेईमानी नहीं करता, भाई साहब मैं तो करता हूं भैया। मैं भैया झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता हूं भैया। आप नहीं बोलते होंगे, आप महान आदमी हैं। धर्म का काम क्या है? व्यक्ति को अपलिफ्ट, ऊंचे स्तर पे लेना, सेंसेस पे। धर्म और अधर्म, अधर्म का मतलब क्या? जो व्यक्ति दो अंधों के साथ चल रहा है वो अधर्मी है। अ पर्सन हु इज मूविंग विद टू ब्लाइंड्स इज इररिलीजियस। हु आर दोस टू ब्लाइंड्स? वो दो अंधे कौन है? तुम्हारी सेंसेस और तुम्हारा मन। दुर्योधन को देखो, जो व्यक्ति दो अंधों के सहारे चल रहा है, इंद्रिया कह रही और खाना चाहिए, और घूमना चाहिए, और अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मन कह रहा 10 घंटे टीवी देखो पर 1 घंटा पढ़ना मत। इसको कभी आप देखो, ध्यान का मतलब क्या? मन को देखना। रात में कसम खाएगा कि कल सुबह उठना है, कल से 4 बजे उठना है, बस खत्म, कल से 4 बजे उठना है। 4 बजे का अलार्म लगाएगा, और 4 बजे का अलार्म बचेगा तभी आपसे कहेगा कि 5 मिनट और बस। 1 घंटा तो कहेगा ही नहीं कभी, कहेगा 5 मिनट। आज यार 4-5 तक सो लेते हैं, 4:30 तक सो लेते हैं, आज पहला दिन है, कौन सा ऐसी बात। और आपने आंख बंद कर दी, और जब अगली बार आपकी नींद टूटी तो 9 बज रहा था सुबह का, और फिर आपको जलील करेगा यार 4 बजे उठी, 4 बजे उठी नहीं पा रहा हूं। धर्म, धर्म इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी। मैं हिंदुओं को देखता हूं, मेरे बड़े सारे मैं हिंदू भाई, मेरे घर में मैं देखता हूं, कर्मकांड का इतना प्राबल्य है। मुसलमानों में मैं देखता हूं, पर मैं मुसलमानों को कुछ कहता नहीं। मुझसे बड़े लोग नाराज रहते हैं, ये भी एक मुद्दा है। मुझसे बड़े लोग नाराज, आप मुसलमानों को कुछ नहीं कहते। भैया मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं। मुसलमानों में इंटेलेक्चुअलों की कमी है, वहां बुद्धिमान लोग नहीं है, वहां प्रबुद्ध लोग नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं मान ही नहीं सकता कि मुसलमान और भिखमंगा, मैं मान ही नहीं सकता।
इसके पास ईमान वो दुनिया की सबसे बड़ा धन है। मोहम्मद साहब के पास था, हजरत बिलाल के पास था, हसन बसरी के पास था, बीबी राबिया के पास था, निजामुद्दीन औलिया के पास था। औरंगजेब की कब्र पे कोई नहीं जाता होगा, वो निजामुद्दीन औलिया जिसपे इतना बवाल हो गया, मैं खुद ही जाता हूं हर महीने वहां सलाम करने। निजामुद्दीन औलिया का मजार और हुमायूं की कब्र आमने सामने है, बड़ा जबरदस्त वो है। और हुमायूं की मजार पे कुत्ते बैठते हैं, हिंदुस्तान का शहंशाह। धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब धर्म दिशा विहीन हो जाता है, मतलब ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जिसको धर्म की का मतलब ही नहीं पता, तब वो अफीम बन जाता है। इसीलिए तो मार्क्स झल्लाता है, इसीलिए तो कबीर झल्लाते हैं। कबीर को पढ़िए आप, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांध दे। औरंगजेब को किसने बर्बाद किया? इन्हीं लोगों ने। उसका वजीर सादत खान, पढ़िएगा, उसी ने औरंगजेब से कहा कि आपके पुरखों ने, आपके दादा परदादाओं ने इस्लाम का काम नहीं किया, ये सब वतन परस्त लोग थे, मजहब परस्त नहीं थे। और इस्लाम में सबसे पहली चीज क्या है? मजहब, भाईचारा। अच्छा, तो बोले आप उस गलती को खत्म करिए। सादत खान, नोट कर लीजिए, चेक करिएगा, वजीर, सारी साजिश उसी ने की। तो क्या इज्जत थी मुगलों की। अगर मैं सऊदी अरेबिया जाकर पर्दा करता हूं वहां की धूप और बालू से बचने के लिए, मैं मुसलमान हो जाऊंगा? भाई शराब पीना सऊदी इस्लाम में हराम है। इस्लाम पैदा हुआ अरब में, अरब डेजर्ट है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अगर तुमने ओल्ड मॉन्क पी ली तो तुम डेड मॉन्क हो जाओगे। पर रशिया में, यूरोप में शराब उनकी कल्चर का हिस्सा है, दवा है। रम में दालचीनी डाल के पीते हैं जिससे जुकाम ना हो, सर्दी ना हो, स्नोफीलिया ना हो। राजा राम मोहन रॉय ठंडक में पड़ गए, इंग्लैंड में निकल लिए, हम दवा नहीं लेंगे, चले गए। अकबर हिंदुस्तान की संस्कृति को रिस्पेक्ट करता है। गजवा हिंद जो इस्लाम में बार बार आप सुनते हो, मुसलमान कहते हो गजवा हिंद, गजवा हिंद। गजवा हिंद के दो मीनिंग है। एक गजवा हिंद संतों का, राम राज्य, सब प्यार से रहेंगे, सब मोहब्बत से रहेंगे, फिर से ईमान का राज्य आएगा, ये है गजवा हिंद। ये संतों का कॉन्सेप्ट है। मुल्लाओं का ये हम कब्जा कर लेंगे पूरी दुनिया, कुछ नहीं कर पाओ, मार खाओगे, कुछ नहीं होगा। हिम्मत तो पैदा ही नहीं कर पा रहे हो कि निकल पाए बाहर। ईरान में 40 लोगों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट होने के नाम पर। व्यवहारिक बातें करिए, समझिए किसी बात को। और आप चूंकि शिक्षित समाज का हिस्सा है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को बताएं, आप पागलपन ना करें। शहादत खान, फिर शहादत खान पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया। मैं नाम लूंगा, शायद आप पहली बार सुनेंगे और बड़ा आश्चर्य करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। पाकिस्तान बनाने का काम किया, जो बहुत अहम भूमिका निभाई, वो सैमुअल होर ने निभाई। उसने बड़ा फायदा उठाया मुसलमानों की नासमझी का। एक बड़ा तबका, जो समझदार तबका वो कम है, वो डरता है। धर्म बहुत बड़ी चीज, धर्म पर मत लड़िए, धर्म को समझिए, पशु से पति की तरफ बढ़िए।
पशु मतलब जो सेंसस पे जी रहा है वो पशु। ये जो रामायण आ रहा है, राम, ये अल्लामा इकबाल इन्होंने कहा कि राम पैगंबर हिंद है। राम आदर्श है किसका? चेतना का, रोशनी का। हजरत इब्राहिम हिब्रू में, संस्कृत में देखिए इब्राहिम का मतलब अब्राहम, अब्राहम। श्री राम मतलब रोशनी। वो साधना करनी पड़ेगी। कर्मकांड, कर्मकांड से जीवन नहीं चलेगा, साधना करनी पड़ेगी। धर्म बहुत बड़ी चीज है। और धर्म का दो पहलू है, एक जीवनचर्या का पहलू, उलझिए मत उससे, और एक मेटाफिजिक्स, आत्मज्ञान, खोज, साधना, एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा ना मैं काफिर अवध, आज शायद बहुत लोगों की एक जो डाउट मन में रहा होगा वो खत्म हो गया कि काफिर दुनियावी आदमी हूं, बेईमानी भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, क्योंकि सेंसस में जी रहा हूं। बुद्ध वो काफिर नहीं है, उन्होंने ईमान पा लिया है। महावीर ने ईमान पा लिया है। दादू, धर्म, और धर्म आधुनिक युग से पहले क्या था? संविधान था। और ब्राह्मण धर्म की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी, जिससे कि ब्राह्मण धर्म आज तक चला आ रहा है, आज संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आज संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अमेंडमेंट, प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर। 1950 में हमारा संविधान बना, तैयार हुआ मतलब, और तब से लेकर आज तक अप्रोक्सीमेटली 100 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं हम लोग। संविधान का सबसे अहम पहलू है संशोधन, अमेंडमेंट, और ये ब्राह्मण धर्म को बहुत पहले समझ में आ गया। इसलिए हर पीरियड में आप देखोगे कि ब्राह्मण धर्म का जो जो विशेषता ऋग्वैदिक पीरियड की, वो लेटर वैदिक की नहीं है, वो पोस्ट मौर्य की नहीं है, वो गुप्ता की नहीं है। आप ब्राह्मण धर्म में निरंतर परिवर्तन देखोगे, निरंतर, आज तक। और यही वजह है ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व आज तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसको परिवर्तन के सिद्धांत पता है, क्योंकि उसको संशोधन का महत्व पता है। तो ऋग्वैदिक धर्म क्या है? सनातन धर्म। चौथा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं। चौथा फॉर्मूला सनातन धर्म से ब्राह्मण धर्म की ओर, ये चौथा फॉर्मूला। कल यहां से डिस्कस करूंगा चौथे फॉर्मूले से। क्रांति चलती रहेगी, मैं अभी वीडियो बनाकर शाम तक डाल दूंगा उसी पैरामीटर पे, लेकिन मेरा वीडियो कोई सर्कुलेट नहीं करेगा। आप अपना वीडियो बनाएंगे, चेन रिएक्शन के तहत मैसेज क्या देंगे? यू आर द किंग। आपके आगे 5 लोग जो वीडियो बनाएंगे वो अपना बनाएंगे, 4 पॉइंट वही होंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। जय हिंद।